हेलो। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों, इसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन ये है कि कुछ इंग्लैंड में, देखिए, इस गोल्ड का स्टॉक कहाँ है सारा। गोल्ड का स्टॉक कहाँ है, इंडिया के पास है। इंडिया में अगर कहें तो यूएस के पास है। और वर्ल्ड लेवल पे किसके पास है। यूके के पास है। वेरी गुड। और दुबई दुबई या यूएसए। यूएसए के पास भी है बहुत सारा। दुबई के पास भी है। इंग्लैंड में भी बहुत सारा रखा हुआ है। टोटल 4-5 कंट्रीज के नाम आते हैं निकल कर, जिसमें सबसे पहला नाम आता है दुबई का। सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है अमेरिका के पास, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है उसकी, जहां से तेल निकलता है, दुबई की। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा रिजर्व अमेरिका के पास है। अमेरिका पे गोल्ड का इतना रिजर्व है, इतना रिजर्व है कि 10 सबसे बड़ी कंट्री उठा लो तो अमेरिका के इंडिया के पास इतना है। मतलब टॉप 9 कंट्री, टॉप 1 तो अमेरिका ही है। उसके नीचे की 9 कंट्रीज का टोटल कर लोगे तो अमेरिका के इक्वल है। हमारे से 20 गुना है उसके पास। इंडिया से 20 टाइम्स अमेरिका के पास है। और अमेरिका में तो कोई पहनता भी नहीं है गोल्ड, तब भी उस पर 20 गुना है। हमारे पास जितना रिजर्व है उसमें गोल्ड मोनेटाइज भी हो चुका है ना। गोल्ड मोनेटाइज भी उसके अंदर ही आ चुका है। जो लोगों ने खरीद के रखा है उसका हमने सबने गोल्ड मोनेटाइज कर दिया। वो करने के बावजूद भी हम 5% पे हैं अमेरिका के। तो गोल्ड सबसे ज्यादा रिजर्व जो है अमेरिका के पास है। कुछ दिन पहले ऐसे ही मैंने आपको बताया भी था, इंग्लैंड में जो गोल्ड रिजर्व है वो शॉर्ट हो गया था। गोल्ड रिजर्व शॉर्ट होने का मतलब, जितना होना चाहिए था वहां उतना था ही नहीं। तो ऐसी एक अफवाह आई थी, तो सबने गेट बंद कर दो। तो ऐसी अफवाह आने के बाद सबने ऑडिट के लिए बोला कि ऑडिट करवाओ। ऑडिट करने में 6 महीने लग गए। 6 महीने में उन्होंने किसी तरीके से अपनी क्वांटिटी पूरी कर ली। जब 6 महीने में ऑडिट पूरा हुआ तो सबने ये कहा कि जो 6 महीने में परचेज हुई है वो कहाँ है। उसके ऑडिट के लिए फिर से 6 महीने मांगे गए। अल्टीमेटली वो कुछ ना कुछ करा जा रहा है। चांदी से सेटल कर लिया जा गया या गोल्ड से कर लिया, किसी को नहीं पता। लेकिन मुझे अभी भी लगता है वहां फिर से शॉर्ट है गोल्ड। दैट इज द रीजन कि गोल्ड एकदम से भागा था। 90,000 से जो 1,28,000 गोल्ड आया है, इस न्यूज से आया था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड को सेट ऑफ किया गया चांदी से। चांदी को शॉर्ट कर लिया गया और गोल्ड को पूरा कर लिया गया। तो अब आज चांदी शॉर्ट पड़ गई। अब चांदी का ऑडिट बैठेगा उस टाइम में। अब गोल्ड और चांदी को किस चीज से सेट ऑफ किया जाएगा। और एक और बात मैं बता दूं, अमेरिका में लोन भी कम पड़ने वाला है अब। 2-3 महीने बाद अमेरिका को वो जो फाइनेंस रीफाइनेंस करना है अपना, वो टाइम भी आ जाएगा। टाइम नहीं पता चल रहा कब है वो, लेकिन है तो अब मैं सोच रहा हूँ, इन्होंने गोल्ड सिल्वर में भी धांधलेबाजी कर ली, वहां तो कर नहीं पाएंगे, अब पकड़े गए। और लोन इन्हें सेट रीफाइनेंस करना ही करना है। तो करेंगे क्या। और मेरे को उसका एक चारा दिखाई दे रहा है कि अमेरिका अपना जो रिजर्व है गोल्ड का, शायद वो बेचेगा। अमेरिका के पास जो गोल्ड का रिजर्व है, हो सकता है वो उसमें से कुछ पोर्शन बेच दे। थोड़ा सा पोर्शन, 5%, 10% पोर्शन भी बेच देगा ना, तो उसका रीफाइनेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सिर्फ 1 या 2% बेच दे तो उसको जो ब्याज की दिक्कत आई है, 1 या 2% तो पता भी नहीं चलता। सिर्फ 1 या 2% रिजर्व गोल्ड का बेच दे तो जो उसे अगले 20 साल में ब्याज देना है वो निकल जाएगा। तो ट्रंप के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि ब्याज कहां से दूंगा। जिससे हम कह रहे थे अमेरिका तो बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो, सोल्यूशन तो निकल ही जाता है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है वो अपने सारे लोगों से कहती है कि तुम्हारे घर में इतना कूड़ा है वो बेच दो तो काम हो जाए। तो सोल्यूशन तो निकल जाएंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही है। प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप को रीफाइनेंस करना है। और अगर रीफाइनेंस करना है तो भैया रीफाइनेंस तो फिर करना पड़ेगा। अब उसके लिए उसे क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है वो अपने सरकारी खर्चों में कटौती करे। हो सकता है वो गोल्ड का रिजर्व थोड़ा सा कम करे। एक और चीज, गोल्ड का रिजर्व करना कम इतना इजी नहीं है, क्योंकि गोल्ड के अगेंस्ट ही आप करेंसी प्रिंट करते हैं। अगर आपने गोल्ड का रिजर्व ही कम कर लिया तो भी बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम आ जाती है ना।
तो सब चीज चेक करने के बाद ही एडजस्टमेंट की जाती है क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्योंकि जिस कंट्री की जीडीपी स्लो हो गई हो महंगाई की वजह से या किसी भी वजह से, उसे रिवाइव करने के लिए भी आपको मार्केट में पैसा डालना पड़ता है। और मार्केट में पैसा डालने के लिए कहां से डालोगे? लोन ले नहीं सकते, पहले ही लोन ज्यादा है, लोन के चक्कर में तो सब हो ही रहा है, और नई करेंसी प्रिंट कर नहीं पाओगे, तो फिर क्या अपनी जीडीपी खत्म ही कर दोगे, मंदी में आ जाओगे? तो बहुत सारी चीजें देखने के बाद एक डिसीजन लिया जाएगा। देखते हैं वो क्या डिसीजन होगा। आने वाले 5 साल में क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। देखो, जो पिछले 50 साल निकल गए हैं मार्केट के, वो वाले 50 साल अब दोबारा नहीं आएंगे, वो वाले रूल अब नहीं चलेंगे। हर चीज एक्चुअली सर पिछले 50 साल जो और कंट्रीज हैं कंपैरेटिवली यूएस के, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। इंडिया देख लो आप, चाइना देख लो। चाइना अब मतलब पिछले 10-12 साल से बहुत मैसिव ग्रोथ हुई है वहाँ पे, और इंडिया भी उस ग्रोथ का पकड़ रहा है मोमेंटम। तो अगले 10 साल में तो इसलिए यूएस वैसे भी मतलब मैं आपको यही बताने जा रहा था। हम आपको एक स्ट्रेटजी सिखाएंगे NISM 8 में, उसमें वही स्ट्रेटजी सिखाई जाएगी कि अगर मार्केट कुछ ना करे, मार्केट कुछ कर ही नहीं रही है। मैं आज देख रहा था पिछले 1 साल में निफ्टी ने क्या रिटर्न दिया, कुछ भी नहीं। 1 साल पहले भी निफ्टी 25,000 थी, आज भी 25। पिछले 1 साल में कोई से भी म्यूचुअल फंड ने क्या रिटर्न दिया? 1% का, पूरे 1 साल में। आप आज से 1 साल पहले का देख लीजिए, कोई सा भी फंड 1% से ज्यादा रिटर्न, 1.5-2% से ज्यादा रिटर्न किसी फंड में नहीं है। आज मेरे क्लाइंट का फोन आया, उन्होंने कई करोड़ रुपए लगाए हुए हैं, तो वो कह रहे शिवम ये मैक्सिमाइजर ने काम करना बंद कर दिया। मैक्सिमाइजर लगाया हुआ उन्होंने ICICI का, और सबसे बढ़िया फंड है वो ICICI का। 18-20% तक की रिटर्न दी है उसने। कह रहे शिवम पिछले 5 साल से तो बहुत बड़ा चल रहा था, हर 3-4 साल में पैसे डबल कर देता था, लेकिन इस 1 साल में इसने कुछ किया ही नहीं। वो डिविडेंड निकालते हैं हर साल 1% का, हर महीने 1% का डिविडेंड आ जाता है। कह रहे जितने पैसे मेरे थे वो उल्टा कम हो गए, क्योंकि उन्हें डिविडेंड तो निकल गया और ग्रोथ आई नहीं। मैंने कहा सर कम हो गए? कह रहे इस पैसे को निकाल के मिड कैप में लगा देता हूँ, मिड कैप तेज चल रहा है। मैंने चेक किया मिड कैप को, तो मैक्सिमाइजर ने भी 1.8% का रिटर्न दिया है पूरे साल में, और मिड कैप जो वो बोल रहे थे उसने भी 1.5% का दिया है। मैंने कहा सर किसी में भी डाल लो, इस साल तो रिटर्न आया ही नहीं है। अगर पूरा 1 साल कंपेयर करा जाए पिछले अक्टूबर से इस दिवाली से, पिछली दिवाली से इस दिवाली को, तो 1 साल में आपको रिटर्न नहीं मिला है। 1 से 1.5% का रिटर्न है मार्केट में। लेकिन अगर गोल्ड का रिटर्न देखा जाए तो बहुत है, सिल्वर का देखा जाए तो बहुत है। और लेकिन जब पिछली दिवाली पे गोल्ड 90,000 हुआ था तो लोग कह रहे थे अब तो ये गिरेगा। किसी को पता था कि 90,000 वाली, 90,000 भी कहां, पिछली दिवाली पे 70-80,000 था। 70,000 की चीज 1.28 हो गई, लगभग 70-80% बढ़ गई। पिछली दिवाली पे चांदी 1 लाख रुपए हुई थी, और वो चांदी हमें 71 सुना। जी सर बोलिए। तो सर ये कह सकते हैं मतलब कि जब जब अगर इक्विटी मार्केट या आपका इंडेक्स ये अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो उस समय लोग अपना गोल्ड से निकाल के इनमें इन्वेस्ट करेंगे, और जब वहां दिक्कत होगी तो वो गोल्ड में सेफ साइड में जाएंगे। और वैसे भी अगर आप देखें तो ग्लोबली काफी ज्यादा अनसर्टेनिटीज है बहुत सी चीजों को लेकर, तो इसलिए लोगों को लगा है कि ये सिक्योर्ड एसेट है, ठीक है थोड़ा ऊपर नीचे होगा लेकिन कहीं भी चलेगा, ऐसा नहीं है। जितनी चीजें आपने बोली है सारी सही बोली है, जी लेकिन जी मैंने आपको जो बताया वो ये बताया कि अब जो मार्केट चलती है वो उस तरह से नहीं चलती जैसे हम सोचते हैं। ये जो चीजें आपको आज समझ में आई है, ये आपको समझ में आनी चाहिए थी 7-8 साल पहले। अब 7-8 साल में मार्केट हो गई है चेंज, वो चलती है रूल्स के खिलाफ। पहले क्या था, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इस चीज के लिए। वो खेलते थे ऐसे, हाथ मार के मारना होता था ना ऐसे करके, चिड़िया उड़ता होता, वो खेलते थे। तो मेरा भाई और मैं खेला करते थे, तो मुझे पता है उसका क्या ट्रिक थी। वो पहले एक मार देगा एकदम से, फिर हाथ तो ये वाला दिखाएगा, मारेगा इस वाले हाथ से, और तीसरी बारी में दोनों हाथों से मारेगा, और चौथी बारी में सिर्फ बाल भाएगा ऐसे करके। जब मैं हाथ डालूंगा फिर जैसे रखूंगा एकदम मार देगा। 2 बार तो चली, तीसरी बारी में मुझे पैटर्न समझ में आ गया। जैसे ही मुझे पैटर्न समझ में आया मैंने चेंज कर दिया, मैं बचने लगा, तो उसने पैटर्न चेंज कर दिया, वो नए पैटर्न पे आ गया। उसे समझने के लिए मुझे कुछ टाइम लगा। ऐसे ही जो मार्केट है, ये जो रूल्स आप बता रहे हो 40 साल पुराने हैं। तो 40 साल पहले मार्केट ऐसी ही चलती थी। उस टाइम लोगों के पास पैसा तो उतना नहीं था, कुछ लोगों के हाथ में पैसा होता था, तो वो क्या करते थे,
भाई जब उन्हें लगता था गोल्ड बढ़ेगा तो सारा पैसा इक्विटी में से निकालते थे, गोल्ड में डालते थे, इक्विटी गिर जाती थी, गोल्ड बढ़ जाता था। फिर जब उन्हें लगता था नहीं गोल्ड बहुत बढ़ गया, अब इक्विटी में डालना है, तो गोल्ड में से पैसा निकलता था, इक्विटी में आता तो गोल्ड गिर जाता था, इक्विटी बढ़ जाती थी। अब लोगों को ऐसा है कि वो एक ही टाइम पर गोल्ड भी बढ़ा रहे हैं, इक्विटी भी बढ़ा रहे हैं, डेट फंड भी बढ़ा रहे हैं। पिछले 4 साल से देख लो, इक्विटी गोल्ड दोनों बढ़े हैं, तो वो रूल चलता ही नहीं है। तो जो आप रूल बता रहे हैं ये होते थे, बिल्कुल सही रूल है, ये ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ये चल नहीं रहे। अब नहीं ऐसा हो रहा है जैसा आप कह रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब कुछ उल्टा ही हो रहा है, वो उल्टा ही समझना पड़ेगा। अब मार्केट में समझना पड़ेगा कि भैया कब क्या होगा, क्या सोच है लोगों की, FII DII और बड़े प्लेयर्स की क्या सोच है, वो क्या सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो समझ लेंगे तो प्रिडिक्ट कर पाएंगे मार्केट में क्या होगा। अब अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं तो गोल्ड सिल्वर किसी के हाथ में नहीं होता गिराना या बढ़ाना। इक्विटी फिर भी एक किसी के हाथ में होता है, क्योंकि इक्विटी कौन ट्रेड कर रहा है भाई, इंडिया की इक्विटी है तो इंडियन ट्रेड कर रहे हैं। बाकी कुछ पैसा आ रहा है बाहर से, उसमें रिस्ट्रिक्शन भी है, बाहर वाले ज्यादा पैसा तो लगा नहीं सकते। अगर अमेरिका वाले चाहें कि भैया हम अपने पूरे अमेरिका के पैसा ही सारा इंडिया में ही लगा दें, लगा नहीं सकते। FDI के रूल्स हैं, एक कंपनी में तुम 10% 20% ज्यादा नहीं खरीद सकते, पूरे ग्रुप कंपनी को मिला के भी 20% ज्यादा की होल्डिंग नहीं कर सकते। सब NISM 5A में पढ़े हैं आपने, तो वो रूल्स की वजह से ज्यादा पैसा ला ही नहीं सकते इंडिया में, एक लिमिट में ला सकते हैं। लेकिन गोल्ड में कोई लिमिट नहीं, गोल्ड में कोई भी कंट्री कितना भी पैसा लगा सकती है, और गोल्ड के अगेंस्ट हर कंट्री को लोन भी मिल जाता है, इक्विटी के अगेंस्ट लोन भी नहीं है। अगर इंडिया को अपनी GDP का 2 गुना पैसा गोल्ड में लगाना होगा तो अमेरिका गोल्ड लोन दे देगा, बिल्कुल दे देगा। अमेरिका सोच लेगा मैं नहीं खरीद लिया गोल्ड, उसको तो ब्याज मिलेगा, अमेरिका बिल्कुल दे देगा लोन। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हम कहते हैं गोल्ड को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, गोल्ड और सिल्वर को, ठीक है। लेकिन इक्विटी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसे चल रही है। जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि सामने वाला कैसे सोच के पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तब हम बढ़ पाएंगे। और अब कैसे चलती है मार्केट, अब ऐसे चलती है, FII डिसाइड करते हैं कि भाई इंडिया में ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी। पहले मार्केट चलती थी अगले 1 या 2 साल में क्या होगा, अब मार्केट चलती है आने वाले 10 सालों में क्या होगा। ये जो मार्केट रुकी हुई है ना, पिछले 1 साल से मार्केट ने कुछ नहीं किया है, उसके 2 रीजन है। पहला रीजन, चलो चलने के रीजन बताओ क्या थे। चलने के रीजन ये थे कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आई थी मोदी सरकार 2014 में, उसके बाद 19 में वो रिपीट हो गई, तो मार्केट इतना तेज भागी है, इतना तेज भागी है, कोई नहीं भागा। और छोटी बात नहीं है, 50 साल बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट आई थी। कांग्रेस भली 50 साल से थी लेकिन स्टेबल तो नहीं थी ना। देखो मार्केट को इससे मतलब नहीं है बीजेपी आएगी कांग्रेस आए, उसे चाहिए कि स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, कांग्रेस की आ जाए तब भी मार्केट भागेगी। आनी पूरी चाहिए मेजोरिटी वाली, मेजोरिटी की सरकार कांग्रेस की आ जाए, मैं कह रहा मायावती की आ जाए, किसी की भी आ जाए, आनी मेजोरिटी की चाहिए। मेजोरिटी की आएगी तो डिसीजन ले पाएगी, डिसीजन ले पाएगी तो देश का भला होगा। पिछले 50 सालों से मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं आ रही थी, अब पिछले 10-15 सालों से, जो ये 14 से लेके अब तक आई है 25 तक, 10 सालों से ये मेजोरिटी की गवर्नमेंट है। और देखो तेजी से पूरे डिसीजन लिए गए हैं, इन्हें एग्जीक्यूट भी कर दिया गया, ठीक है ना। अगर किसी के लिए बुरा भी था डिसीजन, मान लो घर तोड़ने वाला डिसीजन था दिल्ली में, तो वो इतने सालों से नहीं लिया जा रहा था, अब ले लिया ना, मेजोरिटी की थी तो ले लिया। तो मेजोरिटी की गवर्नमेंट आने से कंपनियों का, देश का फायदा होता है, चाहे आए कोई भी। तो इस वजह से मार्केट भागी है। तो अगले 10 साल क्या होना है ये टैकल नहीं कर पा रहे, ये समझ नहीं पा रहे अगले 10 साल क्या होना है, क्योंकि नहीं पता ना मोदी जीतेगा कि नहीं जीतेगा अब की बार। और ये भी सबको पता है कि अगर मोदी जी नहीं जीतते इस बार तो मार्केट टूट जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट अगले 10 साल के लिए की जाती है। मुझे अब ऐसा लगता है 2027 तक मार्केट में बहुत तेज मूव जो आया था अभी तक, ऐसा मूव तो नहीं आएगा। मार्केट आपको 15% की रिटर्न देगी साल की, और अगर 15% की रिटर्न मिल रही है तो ये बहुत अच्छी रिटर्न है, क्योंकि अब तो डेट फंड में भी 7-8% की रिटर्न नहीं मिल रही, तो 6% पे आ गया डेट फंड भी। तो 6 की जगह अगर इक्विटी 9 भी दे दो तब भी बहुत है। अब इस 15-18 को तो भूल जाओ, आगे आगे इक्विटी भी 9% रिटर्न दिया करेगा, 9-10%, क्योंकि जैसे जैसे डेट की फ्लक्चुएशन कम होगी तो इक्विटी में भी पीईज कम हो जाएंगे, ठीक है ना।
एकदम से बढ़ेंगे पीई पहले, फिर वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाएंगे, फिर एकदम से बढ़ने खत्म हो जाएंगे। तो ये भी होगा। अब इस चीज को आपको खुद समझना है कि अगले 10 साल में हम कैसे, अगर कुछ ऐसा हो जाए, कंफर्मेशन मिल जाए कि यार फिर से बीजेपी जीत जाएगी, तो बस मार्केट आज से ही बढ़ना शुरू। वो कैसे हो सकता है कि मान लो 3-4 स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन हो और वहां पर मेजोरिटी आ जाए, 90-90% वोट मिल जाए बीजेपी को, तो उससे एक अंदाजा लग जाता है कि यार इस बार तो फिर से मोदी आ रहा है। अंदाजा भी लग गया तो मार्केट तेज हो जाएगी। और अगर अंदाजे में ये लग गया कि इस बार हार सकती है, मतलब किसी स्टेट में इलेक्शन हो और वहां पर बीजेपी कोने से जीतती या हार गई, तो भी मार्केट टूट सकती है। दैट इज द रीजन कि अब अगले 2 साल मार्केट बहुत तेज नहीं भागेगी, मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं छोटे छोटे प्रॉफिट बनाओ और बुक करो, फिर से इंतजार करो मार्केट के नीचे आने का, फिर से खरीदो, फिर छोटे प्रॉफिट में बेचो और फिर से इंतजार करो। और कॉल बेचने वाला सिस्टम सबसे बढ़िया चलेगा इस टाइम। एक स्ट्रेटेजी तो मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा जो मैं आजकल एग्जीक्यूट कर रहा हूं, कि उसमें ना मतलब प्रॉफिट, मजेदार प्रॉफिट है। मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, वो 2 लाख लगा के मेरे पास 30,000 रुपये महीना आएगा ही आएगा। आपकी आवाज बंद है। सर 2 लाख रुपए जो डिप्लॉयमेंट हुआ मतलब उस स्ट्रेटजी में, तो वो आपका मंथली में 1 महीने के लिए होगा पर ट्रेड में? हाँ, 1 महीने में 30,000 आएगा ही आएगा। अच्छा अच्छा। और 15% तो महीने का है, ये साल का भी नहीं देता म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इतना तो सर है ही नहीं है हाँ ना। कहीं। और इतनी हाँ सेफ बिल्कुल। स्ट्रेटजी, इतनी सेफ स्ट्रेटजी है ना कि मैं क्या बताऊं। भी मैं इस महीने से उस पर काम शुरू कर दिया है, मतलब पहली बार बनाई है इस महीना। अच्छा अच्छा। तो अभी मैं 6 महीने करके देखूंगा, और 6 महीने करने के बाद आपके बैच में आपको बता दूंगा। ठीक मैं है हर सर। साल 3 से 4 नई स्ट्रेटजी निकालता हूँ। सर ऐसा भी हुआ है ना कि कोविड के बाद से इंडिया में बहुत अनस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स ओपन हुए हैं, डीमेट और इन्वेस्टमेंट, तो इसलिए ज्यादातर पैसा मार्केट में इनफ्लो हुआ है, तो वो भी एक कारण है ना सर इसका? बिल्कुल बिल्कुल, इंडियंस ने ये समझ लिया, क्या इस पैसे को रख के घर में चाटेंगे क्या, मरी गए तो इससे लगाओ काम पे। तो जितने भी पढ़े लिखे लोग थे वो उस टाइम पर डीमेट अकाउंट खोलकर बैठ गए, भाई घर में बैठे बैठे क्या करें, है ना। कुछ ने से जुआ समझ के खेल रहा, अरे यार घर में ही। अच्छा एक और चीज है, कोरोना के टाइम पर जिन लोगों का कमाई हुई, कमाई बहुत बढ़िया हुई है। जितने भी बिजनेसमैन थे ना, सबकी कमाई बहुत बढ़िया हुई, और जितने भी सैलरी वाले थे, उन्हें घर बैठ के सैलरी मिल गई। तो अल्टीमेटली हर बंदे की जेब में पैसा था, खर्चा नहीं था। उस टाइम पर आपकी बीवी ने आपको ये नहीं कहा मुझे 10,000 रुपये दे दो, शॉपिंग करके आनी है। आपके बच्चों की फीस आपने नहीं दी उस टाइम पर, है ना। आपकी कोई ईएमआई थी तो वो आपको डेफर हो गई, है ना। तो अल्टीमेटली अगर आपके पहले 1 लाख आते थे, 90,000 खर्च हो जाते थे और 10,000 बचते थे। अब की बार 1 लाख आए लेकिन 90 खर्च नहीं हुए। तो सबके हाथ में पैसा था कोरोना के टाइम पे। और जब कोरोना के टाइम था, तो उस पैसे को उन्हें कहीं तो खर्च करना था। तो कुछ लोगों ने तो जुआ खेल लिया कि चल यार 10,000 का जुआ खेल के देखता हूँ। तो बहुत सारे बंदे तो वो वाले आए जो जुआ खेलने के लिए मार्केट में आए, और मार्केट वहां से ऐसी भागी है कि चाहे किसी ने कुछ भी खेल लो, प्रॉफिट ही हुआ है। आंख बंद करके एबीसीडी कोई सा भी शेयर लिया होगा, सब प्रॉफिट में ही थे। तो उस टाइम जिस भी लोगों ने पैसा लगाया ना, सबके पैसे बढ़ गए। तो फिर वो धीरे धीरे ट्रेडर इन्वेस्टर बनते चले गए। फिर जब मार्केट बाद में गिरी, तो फिर वो फंस गए तो, लेकिन वो आज इन्वेस्टर है। वो फंसे हुए इन्वेस्टर है, वो ट्रेडर थे, उनके शेयर फंसे हुए हैं, वो बेचे नहीं है उन्होंने। तो अल्टीमेटली मार्केट में तो पैसा आ गया ना। तो ये चीज है। तो चलिए 1 घंटा हो गया, थोड़ा सा लेसन पढ़ते हैं। और जो टॉपिक मैंने इतना बड़ा ले लिया है आपके साथ, इसी से रिलेटेड है। चलिए जी। इकोनॉमिक्स 2 तरह की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब छोटा, और मैक्रो का मतलब बड़ा। अभी छोटा और बड़ा कैसे डिसाइड करेंगे, देखना है। पहले देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। जब आप एक किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करते हो, छोटे लेवल पे बात करते हो, जैसे कि किसी के बारे में बात करो, फर्म के बारे में बात करो, या फिर किसी एक इंडस्ट्री के बारे में बात करोगे, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जब किसी एक कंज्यूमर के बारे में बात करोगे, हाँ जी, जब आप किसी एक कंज्यूमर के बारे में बात करोगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है।
किसी फर्म के बारे में, एक फर्म के बारे में बात करोगे तो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर किसी एक इंडस्ट्री के बारे में बात करोगे, जैसे सर ये जो शेयर मार्केट वाली इंडस्ट्री है ना, ये थोड़ी अब डल रहेगी 1 साल, या फिर सर ये जितने भी रिसर्च एनालिस्ट हैं उनका काम अब थोड़ा कम हो जाएगा, या फिर सर जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है ना, प्लास्टिक इंडस्ट्री ये थोड़ी कम चलेगी इस बार, या फिर सर पेंट इंडस्ट्री में इस बार प्रॉब्लम रहेगी, क्रूड ऑयल के रेट बढ़ गए हैं। जब हम किसी एक स्पेसिफिक बंदे के बारे में, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में, एक स्पेसिफिक आइटम के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा, और उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स तब समझ में आएगा जब मैं मैक्रो समझाऊंगा, तो उसके बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। चलो और पढ़ते हैं फोकस। इसमें मेन चीज क्या पढ़ते हो आप, एक तो फोकस करते हो आप डिमांड एंड सप्लाई पे, प्राइसिंग पे, और रिसोर्स एलोकेशन कैसे कैसे कहाँ करना ऑन अ स्मॉलर स्केल। और ये सारे काम स्मॉलर स्केल पे होते हैं, छोटे लेवल पे होते हैं। एग्जांपल, हाउ अ फर्म सेट द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, एक फर्म अपना प्राइस कितना रखे। हाउ कंज्यूमर मेक परचेजिंग डिसीजन, और एक कंज्यूमर अपना परचेजिंग डिसीजन कैसे ले कि मैं कार खरीदूं या नहीं खरीदूं। यानी किसी एक फर्म के बारे में, किसी एक कंज्यूमर के बारे में बात हो रही होगी तो हम उसे बोल देंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि पूरे के पूरे देश की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, पूरे के पूरे देश में इन्फ्लेशन कैसे कम की जाए, हमारे देश में प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाए, हमारे देश में पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाई जाए, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, हमारे देश में ज्यादा जो है सर्विस सेक्टर को बढ़ावा कैसे दिया जाए, हमारे देश में एग्रीकल्चर को बढ़ावा, मतलब पूरे देश की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक बात वगैरह ही नहीं रहे, या पूरी स्टेट की बात कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान को कैसे बढ़ावा दिया, इसमें स्पेसिफिक एक गन्ना किसान एक बंदे की बात तो नहीं हो रही, पूरे के पूरे प्रदेश के बंदों की। जब बड़े लेवल पे बात होए तो उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। मीनिंग, स्टडीज द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल इकोनॉमिक फिनोमिना। कह रहा है एक तो पूरी कंट्री या पूरी स्टेट के बारे में बात होती है, इसमें हम नेशनल इनकम को एनालाइज करते हैं, इन्फ्लेशन को करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को करते हैं, जीडीपी को करते हैं, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसीज को भी करते हैं, और ये सारी चीजें मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट पॉलिसी इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट रेट। गवर्नमेंट की पॉलिसी से इन्फ्लेशन बढ़ेगी या घटेगी, या एम्प्लॉयमेंट घटेगी या बढ़ेगी, जब हम इस बारे में बात करें तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। चलिए थोड़ा सा और डिफरेंस बता देता हूँ दोनों के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो फोकस एरिया होता है वो इंडिविजुअल यूनिट का होता है, हाउस होल्ड या फर्म का होता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल नेशन या ग्लोबली हम करते हैं, पूरे वर्ल्ड का। इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस डिटर्मिनेशन करने का, कंज्यूमर बिहेवियर देखने का। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है इकोनॉमिक्स ग्रोथ स्टेबिलिटी पॉलिसी, मतलब पूरी की पूरी कंट्री के बारे में बात होती है। चलिए थर्ड की कॉन्सेप्ट देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो की कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं उसमें होता है डिमांड क्या है एक शेयर की, एक प्रोडक्ट की, सप्लाई क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़े तो उसे पता होगा, कॉस्ट क्या कौन सी कैसे निकलेंगी, नैरो डिटेल्ड एनालिसिस कैसे होगा, ये सब। लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो वो जीडीपी कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रॉड एग्रीगेट एनालिसिस सब करते हैं। डिसीजन मेकर कौन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो कंज्यूमर होता है या प्रोड्यूसर या छोटी छोटी जो फर्म होती है जिनके बारे में बात कर रहे हो वो होते हैं डिसीजन मेकर। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन होता है, गवर्नमेंट होती है या फिर आरबीआई होता है, सेंट्रल बैंक का मतलब आरबीआई। एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है, स्मार्टफोन के प्राइस कैसे होंगे भाई ये लिखा होता है, वेजेस इन अ फर्म कितने देने ये सब होता है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। टूल्स यूज्ड, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप टूल यूज करते हो होता है डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ, इससे हम प्राइस पता लगा लेते हैं। कॉस्ट एनालिसिस, हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ये भी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टूल है। ठीक है, और इसका टूल क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, पॉलिसी मॉडल क्या है, इन्फ्लेशन कितनी है, गोल। इसका गोल होता है ऑप्टिमाइजिंग इंडिविजुअल यूनिट एंड प्रॉफिट, एक इंडिविजुअल यूनिट का प्रॉफिट ऑप्टिमाइज करना इसका गोल होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का गोल क्या होता है, पूरी की पूरी इकोनॉमिक स्टेबल हो जाए, इन्फ्लेशन कम से कम रहे, ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा रहे, ये सब। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए, फिर हम माइक्रो मैक्रो को ही जरा और अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेरी किसी की नहीं है, आगे बढ़ते हैं। की टेक अवे, माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट पे बात करती है, बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज ऑन द इकोनॉमी एज अ होल, लेकिन वो पूरी इकोनॉमी को लेकर चलती है। और बहुत एसेंशियल है अंडरस्टैंड करने के लिए, समझना पड़ेगा आपको कि इकोनॉमी फंक्शन कैसे करती है। छोटे डिसीजन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से लेते हैं, फिर बड़े डिसीजन को मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से ले लेते हैं, दोनों ही लेने जरूरी है। उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एक अलग ही कंसेप्ट है, और जीडीपी एक अलग ही कंसेप्ट है। इन दो के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है।
बस यही समझ में नहीं आता किसी को, और यही आपने समझना है। तो शुरू से बस ये समझ कर चलना है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। चलिए बढ़ते हैं जी। व्हाट इज नेशनल इनकम बता रहा हूं, फिर जीडीपी बताऊंगा। दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही समझना है आपने। ठीक, बढ़ते हैं। नेशनल इनकम देखिए क्या है। नेशनल इनकम इज द टोटल मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब कैश वैल्यू। नेशनल इनकम टोटल मॉनेटरी वैल्यू है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, जितना भी आपने प्रोडक्शन किया, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। फाइनल गुड्स प्रोड्यूस मतलब आपने दूध से दही बनाई, तो दही फाइनल गुड्स है, दूध नहीं। और ऐसी सर्विस प्रोड्यूस, आप सीए थे, आपने ऑडिट किया, आप लकड़ आ रहे थे तो आपने लकड़ी की टेबल बना दी, आप लोहार थे तो आपने लोहे की चीजें बना दी। सब सर्विसेज जितने भी आपने एंड में सेल करी, वो सर्विसेज प्रोड्यूस है बाय अ कंट्री। अब पूरी कंट्री में जितनी भी मॉनेटरी फाइनल गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस हुए विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, तो जितने पीरियड में वो, जैसे मान लो एक साल में कितने प्रोड्यूस हुए, तो उस एक साल की इनकम को नेशनल इनकम बोल देंगे, और वो ईयरली इनकम कहलाएगी। मतलब जितने टाइम की आप चेक करोगे उतने टाइम की कहलाएगी। इट रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन, कि पूरी कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, उसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। तो इसको अब शॉर्ट में लिख सकते हैं नेशनल इनकम को, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस प्लस सर्विसेज प्रोड्यूस। इतने में कोई क्वेरी किसी को तो बोलिए। एलेक्सा स्टॉप। यहां तक किसी को कोई क्वेरी? आपको नेशनल इनकम बता दिया है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए पहले जीडीपी कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब जीडीपी पे आ रहे हैं। तो यानी कि नेशनल इनकम इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, जीडीपी इज स्मॉलर देन द नेशनल इनकम। तो अब जीडीपी पे आ रहे हैं, ध्यान समझेंगे जीडीपी और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री, कोई कंफ्यूजन है जीडीपी और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है? इकोनॉमिक्स तो पढ़ लेते हैं, मैं बहुत बड़े बंदों की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब नॉर्मल नॉलेज वालों को कंफ्यूजन हो जाता है। और मैं कोई बहुत बड़ा नहीं अर्थशास्त्री, मुझे भी कम ही नॉलेज है इसकी। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम को अब दूसरी तरह से, अब नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले दूसरे कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं। पहला कंसेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी तक मैंने आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना नहीं बताया है, सिर्फ उसकी डेफिनेशन बताई है। लेकिन नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सिखाने से पहले मैं आपको जीडीपी कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, फिर नेशनल इनकम दोबारा से पढ़ेंगे। तो जीडीपी, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द कंट्री बॉर्डर। सर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस करी वो, प्लस, यानी कि अब हम इसे गुड्स प्रोड्यूस और सर्विस प्रोड्यूस को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। गुड्स प्रोड्यूस एंड सर्विस इंट्रोड्यूस प्लस इंक्लूड कंजम्पशन, अगर आपने कुछ कंज्यूम कर लिया वो कंजम्पशन, प्लस इन्वेस्ट कर दिया वो इन्वेस्ट, गवर्नमेंट ने अगर कुछ स्पेंड करा तो वो स्पेंडिंग, और अगर आपने कुछ एक्सपोर्ट करा, और यहां लिखा हुआ है नेट, नेट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। मतलब जीडीपी की जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया सर गुड्स प्रोड्यूस प्लस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये होगी जीडीपी। यहां तक किसी को कोई क्वेरी? जीडीपी का फॉर्मूला रट्टा मारना, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहां तक तो कोई क्वेरी नहीं किसी को? कोई हो तो पूछ लो, आगे आने वाली है क्योंकि। फार्मूला सर एक बार फिर बताएं। जी जी, क्या बताना है दोबारा बताइए। फार्मूला जो है फॉर्मूला बता देते हैं। कहते हैं जीडीपी वाला। देखिए जीडीपी क्या है, जीडीपी बोलती है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द कंट्रीज बॉर्डर। आपकी कंट्री में जितना भी गुड्स प्रोड्यूस किया वो, प्लस इंक्लूड कंजम्पशन, उसके अंदर कंजम्पशन जो आपने कर ली वो भी, प्लस इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है तो वो भी, प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर आपकी गवर्नमेंट ने कोई स्पेंडिंग करी तो वो भी, प्लस नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को जो नेट डिफरेंस बचता है उसे बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो जो नेट एक्सपोर्ट है वो भी ऐड कर लेंगे तो निकल कर आएगी जीडीपी। मतलब पहले ए ने बी को कुछ बेचा, ए ने बी को कुछ बेचा, फिर
बी ने सी को बेच दिया। क्या ए ने 100 रुपए की चीज खरीदी थी, बी को 110 में बेच दी। बी ने जो 110 में वाली खरीदी थी ऐसे इसी को 125 में बेच दिया। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि जीडीपी कितनी, तो जीडीपी कहलाएगी आपकी 110 की सेल एक हुई और 125 की सेल एक हुई, 235। जीडी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सेल कितनी बार हुई। अगर एक ही प्रोडक्ट को आप 100 बार बेचोगे तो जीडीपी 100 गुना हो जाएगी। अगर आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए में ही 100 बार बेच दिया, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, और वो 100 रुपए में बिक रहा है, किसी की कोई प्रॉफिट नहीं हो रही, किसी की कोई इनकम नहीं हो रही। आपने 100 का खरीदा 100 में बेचा, 100 का खरीदा 100 में बेचा, जीडीपी तो बढ़ती रहेगी। जीडीपी का मतलब होता है टोटल सेल, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब इंडिया में कितनी सेल हुई। तो जीडीपी तो बढ़ेगी सेल बढ़ने से, लेकिन इनकम नहीं बढ़ेगी। इनकम तो किसी को कुछ हुई नहीं, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बेची। तो नेशनल इनकम एक अलग कंसेप्ट है, वो छोड़ दो। अभी हम जीडीपी के बारे में बात करें तो जीडीपी में क्या बोला, आपने आज तक जितनी सेल की सब जोड़ दो, गवर्नमेंट ने जितना स्पेंड करा वो भी जोड़ दो, नेट एक्सपोर्ट जो आपने करे वो भी जोड़ दो, और भी 2-3 चीज जो बताई वो सब जोड़ जाड़ दो, तो जीडीपी निकल जाएगी। फॉर्मूला क्या है उसका, फिर से रिपीट करा देता हूं। जीडीपी का फॉर्मूला है सर, आपने जो टोटल सेल करी वो प्लस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट भी ऐड, ये जीडीपी का फॉर्मूला है। आगे आएगा इसका फॉर्मूला लिखा हुआ और दोबारा। अब आते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सर इसमें से जो इम्पोर्ट घटा देंगे बस, जो गवर्नमेंट ने बिल्कुल इम्पोर्ट करा है वो हटा दिया, माइनस बाकी सारा बाकी ठीक है। सब कुछ प्लस ही करना है, जितना कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा सब प्लस कर देना है, बस इम्पोर्ट को माइनस कर देना। और अगर कोई चीज घुमा फिरा के 2 बार दे रखी होगी तो 2 बार प्लस मत करना, पेपर में भाई इतना सही क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन मैंने भी बना रखे हैं वो करेंगे। जीडीपी समझ में आ गया, अब जीएनपी समझ रहे हैं। देखो जीडीपी तो आपने कैलकुलेट कर ली, जीडीपी कैलकुलेट करने का उसमें इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट अब्रॉड। देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है, इंडिया में जो कमाया वो, उसे जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी का मतलब मैंने क्या बोला था भाई, इंडिया में जो आपने सेल करी वो, इंडिया में जो कंजम्पशन करी वो, इंडिया की गवर्नमेंट ने जो बेचा वो, सब कुछ इंडिया का था, और एक्सपोर्ट को ऐड करके इंपोर्ट को लेस करवा दिया था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया रामू जी अमेरिका चले जाए और वहां जाके कमाए। अब अगर मुझे बताओ रामू जी को जॉब अमेरिका में मिल गई, वो अमेरिका में काम कर रहे हैं, अमेरिका में सैलरी ले रहे हैं डॉलर में, और डॉलर की सैलरी को वो इंडिया भेज दें और ना भी भेजे, है तो वो इंडिया की इनकम ना। रामू जी तो इंडिया के है ना। अब जब इंडिया का बंदा बाहर जाके कमाएगा तो इनकम तो वो इंडिया की कहलाएगी, टैक्स तो उन्हें इंडिया में भी देना पड़ेगा। जब आप यहां से जाके बाहर, इंडिया से बाहर जाके कुछ कमाते हैं तो चाहे आपने इंडिया के बाहर जाके कमाया, टैक्स उस इनकम पे इंडिया में भी लगता है और अमेरिका में तो लगेगा ही लगेगा, डबल टैक्स लगता है। तो इंडिया की भी तो इनकम है ना, वो इंडिया की इनकम है, इसलिए वो इंडिया की इनकम का पार्ट होना चाहिए। तो इसलिए उसे यहां की नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। तो क्या करते हैं, जीडीपी में अगर कोई हमारे यहाँ का बंदा बाहर जाके कमा रहा है वो ऐड करो। अब इंडिया में कमाने वाले हर बंदे को जोड़ ले तो ऐसे बंदे भी तो होंगे जो अमेरिकन होंगे लेकिन यहाँ के कमा रहे होंगे, तो वो तो इंडिया की इनकम होनी ही नहीं चाहिए, उसे लेस करो। तो जीडीपी और जीएनपी में ये डिफरेंस है कि जीडीपी मतलब जो इंडिया में प्रोड्यूस हो गया वो इंडिया का, लेकिन जीएनपी निकालते समय जीडीपी में ऐसी इनकम जो यहाँ के बंदे ने बाहर जाके कमाई वो तो ऐड हो जाती है, और ऐसी इनकम जो बाहर वाले फॉरेनर बंदे ने इंडिया में कमाई वो लेस हो जाती है। तो निकल कर आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी में से इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट अब्रॉड, जो रेजिडेंट तो इंडिया का है लेकिन बाहर जाके कमा रहा है वो तो ऐड हो जाएगी, और इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर, फॉरेनर का बंदा था लेकिन इंडिया में आके कमा रहा था, उसे लेस कर दो तो इंडिया की इनकम आ जाएगी, उसको बोलते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहां तक कोई क्वेरी हो तो बोलिए। मैंने आपको सबसे पहले जीडीपी बताया, फिर जीएनपी बताया, यहां तक कोई क्वेरी हो तो बताइए। सर इसका मतलब जैसे इंडिया के में जो बाहर जॉब कर रहा है यूएस में, ठीक है सर, और वहाँ के रेजिडेंट्स बन गए हैं तो उनका नहीं आएगा ना इसमें? दोबारा से पूछिए। मतलब कि यहाँ के लोग बाहर यूएस में जॉब कर रहे हैं, ग्लोबल कहीं और भी कर रहे हैं, और वहाँ की वो सिटीजनशिप ले लिया उन्होंने, तो उस केस में ये नहीं होगा। सिटीजनशिप एक अलग ही कंसेप्ट है और रेजिडेंट एक अलग कंसेप्ट है। एक आदमी के पास 2 सिटीजनशिप भी हो सकती है। हाँ हो सकती है, हाँ हो सकती है ना।
तो हाँ। अगर एक आदमी के पास दो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप सिर्फ वो एक कंसेप्ट है कि तू यहाँ पर रह सकता है कि नहीं, तुझे अपना वो वीजा लेना है कि नहीं लेना है। अब आता है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस होता है टैक्स के लिए। अब अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो तो चाहे कहीं पर भी चले जाओ, इंडिया में टैक्स लगेगा आप पे, वो इंडिया की इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो आप चाहे अमेरिका में चले जाओ, आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा अमेरिका में मैंने कितना कमाया, अमेरिकन गवर्नमेंट भी बताएगी आपने कितना कमाया। और अगर आप इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ना चाह रहे हो तो उसके लिए रूल है कि आपको इतने साल इंडिया के बाहर ही हो गए हो, इंडिया में आप आए ना हो पिछले 10 साल से, या आए भी हो तो 2-4 दिन मिलने के लिए आए हो बस, तब जाके आप वहां के रजिस्टर्ड स्टेटस से हटते हो, नॉन रेजिडेंट बनते हो। और जब आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट बनोगे तो यहाँ पर टैक्स लगना बंद हो जाता है। उसके लिए आपको रजिस्टर्ड स्टेटस वाला लेसन पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स की बुक में। इनकम टैक्स की बुक खोलना, चैप्टर नंबर 2 आएगा, रजिस्टर्ड स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। बहुत बढ़िया चैप्टर है, किसी दिन कहोगे तो पढ़ा देंगे वो, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, मेरा तो फेवरेट है पढ़ाना, 5 या 6 दिन लगते हैं उस एक चैप्टर को पढ़ाने में, है बहुत बढ़िया। लेकिन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हमने आपको 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, एक तो जीडीपी, उसमें मैंने बताया सब कुछ ऐड कर देना, बस इंपोर्ट को लेस कर देना। एक बताया जीएनपी, जीएनपी के केस में फॉरेनर द्वारा कमाई गई इनकम को लेस, और हमारे बंदे ने जो बाहर जाके कमाया उसे ऐड। अगला आ गया एनएनपी। देखो जीडीपी और जीएनपी तो बता ही दिया था, अब अगला आ गया है एनएनपी। ये कैसे निकलेगा सर? जीएनपी तो आपने निकाल ही लिया था, उसके अंदर से डेप्रिसिएशन और लेस कर दो, कैपिटल कंजम्पशन अगर कोई है तो वो लेस कर दो, नॉन कैश एक्सपेंडिचर को लेस कर दो, तो आ जाता है एनएनपी। मतलब सर सारी चीजें ऐड करके इंपोर्ट को लेस कर दो तो जीडीपी आएगा, और जीडीपी में से इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट को ऐड कर दो, इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर को लेस कर दो तो जीएनपी आएगा। अब इस जीएनपी में से डेप्रिसिएशन भी लेस कर दो तो क्या आएगा? एनएनपी। अब ये आपस में सुनने में कंफ्यूजिंग है भाई, कंफ्यूजन का फायदा उठा के नंबर कटते हैं। पेपर में ऐसा क्वेश्चन डाल लेगा वो कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होगे तो नंबर आ जाएंगे। 3 चीजें सिखा दी और बड़ी इजी है सर। जीडीपी में फॉरेनर और उसको एडजस्टमेंट कर दो तो जीएनपी आ जाता है, और जीएनपी से डेप्रिसिएशन हटा दो तो एनएनपी आ जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, 3 चीजें क्लियर। अगला आ गया, अब आया अगली चीज नेशनल इनकम, जो मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, अब आ गई नेशनल इनकम। बता रहा हूं क्या होती है नेशनल इनकम। क्या होती है? ये जो एनएनपी आपने कैलकुलेट कराई है 3रे नंबर पे, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस तो लेस कर दो, और सब्सिडी अगर कुछ गवर्नमेंट ने दियो तो वो ऐड कर दो। जो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल रहे हैं उन्हें तो कर दो लेस, और जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है वो कर दो ऐड। तो क्या निकल कर आएगी? नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है, कॉस्ट के हिसाब से, जो फिक्स जो फैक्टर कॉस्ट का एक मेथड होता है उसके हिसाब से अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने तो ये है फॉर्मूला। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बताइए। सर जीडीपी में जो एक्सपोर्ट बोल रहे हैं, मतलब हम बाहर का कंट्री को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं? हाँ, जो हमने दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट किया वो ऐड होगा, और दूसरी कंट्री से जो हमने इंपोर्ट किया वो लेस होगा। ओके, ठीक है सर। हो जाएगी, फिर अब्रॉड वाली इनकम एडजस्ट करके जीएनपी हो जाएगा, और उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके एनएनपी हो जाएगा। एनएनपी के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दोगे, और सब्सिडी अगर कोई दी होगी तो उसे कर दोगे लेस, तो क्या निकल कर आएगा? नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, NIFC, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, और यही है नेशनल इनकम। इजी है ना? बिल्कुल सही है सर। सर ये सब कुछ भी मतलब कि कौन सा सब्सिडी सर? जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो जो एग्रीकल्चर लैंड सबको जो एग्रीकल्चर लैंड पे दियो, गरीब आदमी को दियो, सोलर फ्रीबीज दियो, कैसे भी फ्रीबीज। हाँ, क्योंकि अगर गवर्नमेंट फ्री बीज देती है तो उससे भी नेशनल इनकम बढ़ती है। कैसे बढ़ती है भाई? फ्री बीज आपको फ्री में मिल गई, आपकी इनकम हो गई, बिना काम करे इनकम बढ़ गई ना। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई क्वेरी तो नहीं? 12th क्लास में हमारी मैम ने जब हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाई, बल्कि हमने तो सीए में पढ़ी थी 12th में, तो हम यूपी बोर्ड के थे, जब हम सीए के एंट्रेंस में इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो 2 महीने लगाए मैम ने नेशनल इनकम के चैप्टर पे, और लास्ट में हम छोड़ कर गए, मैडम समझ में नहीं आया, छोड़ के जाऊंगा, 10 नंबर ही तो कटेंगे, कटने दो, समझ में नहीं आया था। लेकिन
मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो 2 महीने मैम ने पढ़ाया क्या था जो मैं 10 मिनट में बता रहा हूँ और समझ में आ गया। बस ये 10 मिनट वाली लाइन मुझे भी पढ़ा देती तो मैं छोड़ करना जाता उस टाइम पर ये एनएनपी जीएनपी मेरे समझ में नहीं आए थे। पहले तो उनका नाम इतना कंफ्यूजिंग है, सारे जैसे ही लगते हैं। लेकिन अगर तरीके से बताया जाए इजी तरीके से, बेटा गेट बंद करना, सही तरीके से इजी तरीके से बताया जाए तो समझ में आएगा। लेकिन जितना इजी मैंने आपको बता दिया इतना इजी ये है नहीं। सोचिए ना 2 महीने में भी मुझे समझ में नहीं आया तो इतना इजी थोड़ी हो सकता है। तो हार्ड वाला पोर्शन भी आएगा। तो इसलिए ये मत सोचना बहुत इजी है सर समझ में आ गया चलो छुट्टी, वाह, ऐसे नहीं। आगे का जरा ध्यान समझिएगा, थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, 15-20 मिनट और लेंगे क्लास। आगे बढ़ते हैं। हैंग हो गया। लैपटॉप आगे पढ़ाने ही नहीं दे रहा आज। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको 3 कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गए हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, और उसके बाद नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लैपटॉप थोड़ा हैंग चल रहा है, लेकिन इतना कंसेप्ट आपको अच्छे से करके आना है क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा टिपिकल है। तो कम से कम ये जो छोटा सा मैंने आज पढ़ाया है इसको अच्छे से समझ के आ जाना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको आगे, वो करने हैं। अगर इससे रिलेटेड मिले तो कर लेना, अगर कुछ ज्यादा हाई फाई मिले तो नहीं करने। और सेकंड चैप्टर का टेस्ट अभी रात को ही करके सोना सब, या मैक्सिमम कल सुबह 12 बजे से पहले पहले कर लेना, ठीक है। और जो क्वेश्चन गलत आए उनका स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे कि आप चेक कर सके गलत क्यों हुआ, और समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। 4th चैप्टर हम कोशिश करेंगे 2 क्लासेस में अगली खत्म हो जाएगा। इसमें हम आपको फिस्कल पॉलिसी भी पढ़ाएंगे और नेशनल इनकम भी पढ़ाएंगे। तो 2 दिन में अगले 2 कंसेप्ट खत्म करेंगे हम, और बड़े अच्छे से समझ में आएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वही कंसेप्ट है जो मैं आपको पढ़ाया था एक बार शायद, सीआरआर और जो ये फिस्कल पॉलिसी आती है रेट कट करने वाली फेड की मीटिंग की, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट कल को बढ़ेगी कि घटेगी, ये चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा इस वाले लेसन में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास होगी परसों। सर कल मार्केट के लिए कुछ अपडेट? मार्केट का डेटा मैंने अभी चेक नहीं किया है, लेकिन पूरी मार्केट ये मेरे को बुलिश लग रही है मार्केट। मैं अभी भी इस चीज पर डन हूं कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर मार्केट लाइफ टाइम हाई काटेगी, यहाँ से मार्केट छूट जाएगी। मैं आज भी इसी चीज पे डन हूं, लेकिन इन 1.5 महीने के अंदर ट्रम्प क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, FII क्या करे, सब चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट और आदमी ने जाना तो ऊपर ही है। गोल्ड 4118 है सर, गोल्ड 4118 है सर। आज आपने एक स्टॉक बताया था BDM, हाँ, BDL। तो सर क्या करा था मैंने, सुबह ना इसका पुट सेल करा था बाय करने की जगह कॉल, क्योंकि कॉल बाय करने के लिए आपको पैसा भी चाहिए ज्यादा, हाँ। और 50-20 क्वांटिटी में मुझे मतलब ज्यादा ठीक नहीं लगता। तो मैंने पुट सेल करा था, तो 5-6 पॉइंट ही कैप्चर करे मैंने, फिर बाद में एग्जिट कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा है कल भी थोड़ा मार्केट गैप डाउन खुल सकती है, फिर बाद में रिकवर होगी तो और अच्छे प्राइसिंग तो मुझे पुट सेल करने में फायदा लगेगा, बिल्कुल प्रीमियम भी अच्छे मिलेंगे। मैंने जितनी भी आइटम बताई हुई है बाय करने के लिए, अगर मार्केट पॉजिटिव होती है तो वो 4 से 5% भागेंगे। लेकिन अगर मार्केट गिर जाए तो भैया वो कोई तो अजूबा थोड़ी है कि मार्केट गिरेगी और मैंने बताया तो भागेगी। लेकिन ये गारंटी है कि अगर मार्केट प्लस रहती है तो मेरी वाली आइटम 55% भागेगी। मेरी आइटम 1-2 पॉजिटिव है सर, प्लस में मार्केट। हाँ, और सर आपने एक और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टेक्नोलॉजी
हाँ एक केनस टेक्नोलॉजी बताया था सर, वो बहुत तेजी से नीचे आया, 3 पॉइंट नीचे, 4% नीचे था। जो मैं बताऊंगा वो चलता तेजी है। अब मैंने आपको केन्स टेक्नोलॉजी बताया कि गिरेगा, तो गिरा, देखो आज मार्केट गिरी नहीं लेकिन वो गिरा, ठीक है ना। तो देखिए मैं, ये ऑपरेटर का डेटा होता है, ये भी मैं आपको NISM 8 में सिखाऊंगा, ऑपरेटर का डेटा कैसे चेक करते हैं, सब सिखाऊंगा NISM 8 में। जो गुरु वेट करेंगे सर NISM 8 का। असली जो चीज है ना वो NISM 8 में सीखने को मिलती है, लेकिन NISM 8 समझ में तब आएगा जब NISM 15 आता होगा, क्योंकि बेसिक तो NISM 15 में है ना। NISM 8 में तो ऊपर की चीजें हैं बहुत ज्यादा, उसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है, उसमें बोरियत वाली एक भी क्लास नहीं होती है NISM 8 में। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, शब्बा खैर, यस सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। राधे राधे सर।